हाँ भाई स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डीके प्रॉब्लम्स कर रहे थे हम, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए हाँ, तो ग्रोथ और डीके प्रॉब्लम्स हो रहा था अपना। ग्रोथ में क्या करते हैं हम, टाइम के रिस्पेक्ट में चीज कैसे होती है, जैसे जैसे समय बीतता है वो चीज़ जैसे ग्रोथ की बात करते हैं तो टाइम के साथ साथ वो भी ग्रो करती है। तो उसमें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब हम कांस्टेंट लेते हैं तो वो पॉजिटिव कांस्टेंट होता है। और डीके प्रॉब्लम्स में समय के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे हमने डिस्कस किया था उसका मास कम होता रहता है, तो डीके प्रॉब्लम्स के सेगमेंट में आता है ना। तो ये ग्रोथ और डीके में हमने कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में भी की थी, कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं। तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया था ना, तो भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक क्वेश्चन लिखिए सबसे पहले। In a certain culture of bacteria, in a certain culture of bacteria, in a certain culture of bacteria, the rate of increase, in a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. In a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. Is proportional to the number present. है ना? It is found that the number doubles in 4 hours. It is found that the number doubles in 4 hours. Then find the number of times. Then find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. Then find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. ठीक है ना भाई? तो क्वेश्चन में हमने क्या समझा, एक कल्चर है बैक्टीरिया का जिसमें वो जो रेट ऑफ मतलब जो जिस रेट से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने बैक्टीरिया मौजूद है ना, है ना। तो समय के साथ साथ वो ग्रो कर रहे हैं। अब बोला है उसने कि 4 घंटे में दुगुने हो रहे हैं, 4 घंटे में कितने हो रहे हैं बैक्टीरिया, दुगुने हो रहे हैं। तो उसने बोला 12 घंटे बाद क्या सिनेरियो होगा। तो सवाल शुरू करेंगे हम ऐसे, देखो मान लिया जाए लेट n बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, है ना, let n be the number of bacteria present at any instant t। ठीक है ना। तो मान लिया जाए किसी क्षण पर कितने बैक्टीरिया मौजूद है, n नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट dn by dt is directly proportional to n। ये आता है समझ में? क्वेश्चन में यही दे रखा है हमें, रेट चेंज है ना, किस रेट से वो बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज dn by dt is directly proportional to n दे रखा है। समझ में आया है? इतनी बात आती है समझ में? प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब मैं रिमूव करूंगा तो ये kn हो जाएगा। k पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा ना, ग्रोथ की प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद वेरिएबल सेपरेट कर दूंगा। भाई एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आएगी। तो dn by n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड्स, ठीक है। dn by n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln n मतलब log n, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये kt प्लस c, है ना। हाँ तो भाई n क्या हो जाएगा, हाँ n हो जाएगा e रेज टू kt प्लस c। अब पावर में जोड़े तो अलग अलग करूंगा तो हो जाएगा e रेज टू kt इंटू e रेज टू c, और e रेज टू c अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो ये चीज अब कैसी दिखेगी, ऐसी, n इज इक्वल्स टू e रेज टू kt इंटू कांस्टेंट। क्या आया समझ में इतना, है ना भाई? ग्रोथ और डीके प्रॉब्लम है ना, ये चीज तो कॉमन ही आएगी हर सवाल में, सही बात है। समझ में आ रहा है इतना? हाँ
तो हमारे पास n इज इक्वल टू ई रेज टू के टी प्लस सी आया। n इज इक्वल टू ई रेज टू के टी प्लस सी आया। ठीक है, बेटा दिए यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ई रेज टू के टी। इससे मतलब रखेंगे हम, है ना, आगे चलेंगे तो। अब बताओ, अब सवाल में आगे बढ़ते हैं। इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। नंबर क्या हो रहे हैं? दुगुने हो रहे हैं 4 घंटे में। हम तो 4 घंटे नहीं, हम तो पहले क्या निकालेंगे जब समय क्या रहेगा 0। तो इनिशियली देखो, इनिशियली अब मेरी बात सुनना ध्यान से। यहाँ इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब समय 0 था तब सवाल वाले ने हमें ये नहीं बताया ना कि समय 0 पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने थे, नहीं बताया ना। इनिशियली नहीं पता हमें कि t बराबर 0 पे शुरुआत में नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने। तो जब नहीं पता होगा तो हम n को क्या लिखेंगे? n नॉट। क्या लिखेंगे? हाँ, ये आया समझ में? जब हमें इनिशियली, कभी कभी सवाल में दे रखा होगा इनिशियली द नंबर फाउंड इज 1 लाख, तो मैं n को क्या लिखूंगा? 1 लाख। लेकिन अभी नहीं दिया है उसने। अरे समय 0 पे हमें पता नहीं ना कितने बैक्टीरियाज हैं, तो n को भी मैंने क्या लिख दिया? n0, है ना? इतना आता है ना समझ में, बेसिक बात है। तो n बराबर n नॉट हो जाएगा एट t इज इक्वल टू 0। तो डालूंगा मैं वहाँ पे n की जगह n नॉट, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, e की पावर k इंटू 0, किसी भी चीज की पावर 0 क्या हो जाता है? 1। तो कांस्टेंट इंटू 1 कितना हो गया? कांस्टेंट इंटू 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? n नॉट, है ना? ठीक है, तो ये n नॉट में कहाँ रख दूंगा? उधर। तो अब ये कैसा दिखेगा? n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e की पावर kt। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। कितना आया समझ में? बैठ गया ये? अभी बताओ, इनिशियली जब समय 0 होता है तब या तो आपको गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। तो समय 0 पे आपको पता है क्या बैक्टीरिया कितने हैं? नहीं पता है, तो हमने n को क्या रख दिया? n नॉट, है ना? इतना आया समझ में? ये लिखना पड़ेगा। अब आते हैं, अब तो बस अब बच्चों वाला खेल है। अब देखिए क्या है सवाल में आगे कि नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, है ना? तो एट t इज इक्वल टू 4, यहाँ पे सेकंड वेकंड मिनट में नहीं बदलना आपको, 4 घंटे तो 4। तो एट t इज इक्वल टू 4 नंबर क्या हो रहे हैं? दुगुने हो रहे हैं। तो ये जो m है वो क्या हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ n नॉट होगा ना? अरे दुगुना मतलब 2 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल n की जगह मैं कहाँ क्या रखूंगा? 2n नॉट। कहाँ पर? यहाँ पर, इसमें, है ना? तो n की जगह रख दूंगा 2n नॉट। तो देखो 2n नॉट इज इक्वल टू n नॉट इंटू e की पावर 4k। समझ में आ रहा है? अरे t की जगह 4 डाला, 4 इंटू k, क्या कौन कटा? n नॉट से n नॉट गायब हो गया। तो 2 इज इक्वल टू e की पावर 4k, जिसको अगर मैं e की पावर k लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर k की पावर 4, है ना? लिख सकते हैं। तो अगर 2 इज इक्वल टू e की पावर k की पावर 4, तो e की पावर k क्या होगा? 2 की पावर 1/4, है ना? अरे ये 4 यहाँ से हटेगा तो यहाँ 1/4 होगा ना यार, यहाँ बेसिक बात ही तो कर रहे हो। तो e की पावर k क्या हो जाएगा? e की पावर k हो जाएगा 2 की पावर 1/4। बॉक्स बनाओ, ये काम आएगा यार। e की पावर k इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4, 2 की पावर 1/4। हाँ, आपको किसको निकालना है? क्या निकालना है? हाँ, तो एट t इज इक्वल टू, अब सवाल में क्या है? 12 घंटे के बाद n क्या होगा? कितना टाइम्स हो जाएगा? यही पूछा है ना? ये क्वेश्चन मार्क करा देखो, है ना? तो डालो वहां पर, देखो n इज इक्वल टू, देखो n इज इक्वल टू n नॉट इंटू e की पावर k की पावर 12। सही है? सही है ना? अब देखो n इज इक्वल टू n नॉट और e की पावर के निकाल के आ चुके हैं। हाँ, 2 की पावर 1/4 की पावर 12, 12। तो 4 से 12 3 बार, तो n बराबर n नॉट इंटू 2 का क्यूब 8, n बराबर 8 गुना ऑफ n नॉट। उसने यही पूछा ना कितना टाइम्स, तो कितना हो गया? 8 गुना, 8 टाइम्स। ठीक है ना? है ना भाई?
सवाल में जरूरी नहीं है कि 2 घंटे में डबल हो रही तो 8 घंटे में 16 बार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना? सवाल है ये। आ रही है बात समझ में? हाँ, इनिशियली समय 0 था तो n कितना था? n नॉट। 4 घंटे बाद n कितना हो गया? 2 गुना ऑफ n नॉट। और 12 घंटे के बाद कितना हो गया? 8 गुना हो गया, है ना? इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया 8 टाइम्स आ जाएगा आंसर, 8 टाइम्स। है ना? तो कभी कभी इनिशियल कंडीशन में चीज गिवन नहीं होगी, लेकिन अगर मैं बोल दूं आपको इनिशियली इट इज फाउंड दैट 1000 बैक्टीरिया वाज देयर, तो आप क्या बोलोगे? t बराबर 0 पे आपने बोला 1000, है ना? और फिर मैं बोलूं 2 घंटे बाद वो दुगुने हो जाएंगे, तो बोल देना 2000। 1000 का दुगुना कितना होगा? 2000। n नॉट का दुगुना क्या है? 2n नॉट। तो 1000 अगर गिवन होगा तो उसका दुगुना कर देना, है ना? अब ऐसे ही सवाल करेंगे जिसमें हमें इनिशियल दे रखा हो। समझ में आ रही है बात? लिखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ये? फटाफट लिखो। आवाज मत करो यार। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। यानी अगर मान लीजिए वही सवाल, अगर n नंबर ऑफ बैक्टीरिया है कल्चर में तो क्या दे रखा है? dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, है ना? तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट इफ initially there are 1000 bacteria. If initially there are 1000 bacteria, and the number doubles in 1 hour. If initially there are 1000 bacteria and the number doubles in 1 hour. If initially there were 1000 bacteria and number doubles in 1 hour, then find the number of bacteria. In 2.5 hour. In 2.5 hour. To complete 1/2. समझते ना? ढाई घंटे बाद आपको बताना है। अच्छा सुनो, वही बात मान लिया जाए n नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो dn/dt ये आ जाएगा घुमा फिरा के यहाँ तक, इसलिए मैंने छोड़ रखा है ना। ये आएगा? हाँ ये आएगा ना यार, यहाँ तक आएगा। हाँ, अब कंडीशन लगाते हैं। हाँ, इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 पर, जब समय 0 था तो क्या आपको बैक्टीरिया की संख्या दे रखी है? t बराबर 0 पर, है ना? इनिशियली बोला ना, इनिशियली कितने बैक्टीरिया है? हाँ, तो इनिशियली व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 n बराबर दे रखा है हमें कितना? 1000। कितना आ रहा है ना समझ में? लास्ट क्वेश्चन में नहीं था, इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो n की जगह 1000 डाल दूंगा। 1000 इज इक्वल्स टू c इंटू e की पावर 0, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1000। कितना आ गया समझ में? कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही 1000 आ गई मैंने यहाँ डाल दी, ये हो गया 1000 इंटू e की पावर 80। कितना आया समझ में सबको? कितना आ गया? हाँ, अब क्या बोल रहे हैं वो? इनिशियली के बाद 1 घंटे बाद क्या हो रहा है? 1 घंटे के बाद मतलब t इज इक्वल्स टू 1 आवर पे n कितना हो रहा है? डबल हो रहा है, मतलब 2 इंटू 1000 हो रहा है। सही बात है ना? तो n हो जाएगा आपका 2000, है ना? n 2000 हो जाएगा 1 घंटे के बाद, डबल हो रहा है, दुगुना हो रहा है। कहाँ रखेंगे? ये रखेंगे ऊपर, तो यहाँ रखेंगे। देखो 2000 इज इक्वल्स टू 1000 इंटू e की पावर kt, k मतलब k इंटू 1 k, तो 1000 से 2000 कटता है क्या? 2 बार, ये 2 बार कट गया। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गई e की पावर k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, इतना आया समझ में? अब देखना, आपको क्या पूछा है? t इज इक्वल्स टू 2.5 का मतलब 5/2 आवर पे, है ना? अरे 2.5 का मतलब यही होता है। हाँ, तो 2.5 के ऊपर मतलब 2.5 घंटे बाद n पूछा है आपको, क्या हो जाएगा, है ना? तो वहां रखो, देखो n इज इक्वल्स टू 1000
इंटू e की पावर 5/2k, है ना। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1000 इंटू, हमें e की पावर k पता है तो e की पावर k को इधर अलग किया और 5/2 को इधर अलग किया, है ना। अच्छा, e की पावर k पता है सबको, 2 दे रखा है, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। 2 के ऊपर पावर कितनी है, 2.5, 2 के ऊपर पावर कितनी है, अरे e की पावर के 2 आया ना, तो 2 के ऊपर पावर कितनी है, 2.5 को मैं 2 प्लस आधा लिख दूं, है ना, लिख दूं। उसको उससे फायदा क्या होगा, फिर मैं ऐसा लिखूंगा 2 का स्क्वायर और 2 का हाफ, 4 2, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 1000 कितना होता है, 4000, है ना। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 4000 मल्टीप्लाई बाय, है ना, मल्टीप्लाई बाय कितना, √2, है ना, नहीं √2 का मतलब 4000। अरे यार कोई संख्या कभी ऐसी थोड़ा ना आती है, मैं बोल रहा हूँ कि यार कितने नंबर ऑफ पीपल थे वहां पर एक समय पे, तो आप ऐसे बोलो 4000 √2 आदमी थे, नहीं बोलोगे ना। बैक्टीरिया तो संख्या है, संख्या पॉइंट से थोड़ा ना आती है, तो ऐसे नहीं। इंटू 1.414, अगर आती भी है तो हम लगभग मान लेते हैं। अगर मान लो कभी आ जाए 5999.01 बैक्टीरिया, तो मतलब 5999, है ना। इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 की टेबल में 4 16 कैरी 1 5656, है ना भाई। अब आया समझ में, मतलब ऐसे समझो, अभी जैसे समय 0 है, अगर अभी 1000 बैक्टीरिया है तो 1 घंटे के बाद कितने हो रहे हैं, 2000, और 2.5 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, उतना हो जाएगा जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। और यहाँ हमें इनिशियली दे रखा था कि शुरुआत में बैक्टीरिया कितने थे, सवाल दोनों सवालों में समझ में आ गया, इनिशियल का कंडीशन समझ में आया। इनिशियली जब गिवन होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन होगा तो हम उस n को n0 मान लेंगे, या जो भी हमने लिखा है n p b जो भी, है ना। समझ आया क्वेश्चन। चलिए अब डीके की प्रॉब्लम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हो गया ये सबका, 5656 आ जाएगा आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ये करवाया था क्या हमने लास्ट लेक्चर में, हाफ लाइफ का करवाया था, ये करो। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, है ना, कोई पदार्थ है उसके सड़ने का मतलब उसके खराब होने का दर दे रखा है ना, समझ तो लोगे ना सवाल को। तो रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द amount present at that instant, is directly proportional to the amount present at that instant, है ना। मतलब कोई पदार्थ है वो कैसे सड़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उसका वजन है ना, उसके वजन के हिसाब से वो सड़ रहा है। वजन मतलब मास, है ना। तो आप हाँ एट दैट इंस्टेंट, इनिशियली, है ना, इनिशियली यहाँ से हमें सवाल को बस समझना है और बहुत ही आसान है यार, अब समझ में आ गया होगा आपको, सेट पैटर्न है। इनिशियली देयर आर 27 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, इनिशियली देयर आर 27 ग्राम्स, मतलब यहाँ पर हमने दे रखा है t बराबर 0 पे, सही बात है ना। इनिशियली देयर आर 27 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, इनिशियली देयर आर 27 ग्राम्स ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, एंड 3 hours later, and 3 hours later it is found 8 grams, and 3 hours later it is found 8 grams. Then find the amount left, after 1 more hour. Then find the amount left after 1 more hour. हाँ सही बात है, घुमा के डायरेक्टली नहीं बोला मैंने कि 4 घंटे बाद बताओ, उसने बोला 3 घंटे के 1 घंटे बाद, और क्या हो जाएगा, 4 ही होगा ना, घुमा फिरा के। अब सवाल में समझो, इनिशियली इट वाज फाउंड कि वो इनिशियली जब समय 0 था तो उसका वजन कितना पाया गया, 27, और
कितने 3 घंटे के बाद वो कितना हो गया 8 ग्राम। मतलब समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसका मास कम हो रहा है, डीके प्रॉब्लम है ना। और आपको क्या बोला है कि 3 घंटे के और 1 घंटे के बाद मतलब टोटल 4 घंटे के बाद उसका वजन कितना होगा, कितना बचेगा, इतना आया समझ में। तो मान लिया जाए यहाँ पे वजन की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कोई कैपिटल एम मान लेते हैं, है ना। तो लेट कैपिटल एम बी द अमाउंट present at an instant t, at an instant t। इंस्टेंट मतलब उस क्षण पर, है ना। टाइम क्यों नहीं लिखते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम उस मोमेंट की बात करते हैं। आप टाइम भी लिख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। एट एन इंस्टेंट यानी उस पल पर हमको मान लिया जाए एम विद द अमाउंट प्रेजेंट, है ना। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये दे रखा है dm/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। वो अलग बात है, जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो मैं नेगेटिव लगा दूंगा और वो मुझे ये बता रहा है कि समय के साथ साथ वो घट रहा है। अब यहाँ पर मैं dm/dt प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो हो जाएगा -km, है ना। और फिर हो जाएगा dm/m इज इक्वल्स टू -kdt। वही घुमा फिरा के बाद वही आएगा log m इज इक्वल्स टू -kt प्लस c। तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय e की पावर -kt। कितना आना चाहिए, है ना, कितना आना चाहिए। अब बस कंडीशन लगाओ, e की पावर k को पकड़ लेना आप, है ना। यहाँ ऊपर -k कोई बात नहीं, नीचे जाके वो e की पावर k बन जाता है। आगे करो और आंसर लेके आओ। आंसर में ऑप्शन दे देता हूँ आपको, a 8 ग्राम नहीं, a 4 ग्राम, b 3/16 ग्राम, c 16/3 ग्राम या d 8/3। ये 4 ऑप्शन। जाएगा बहुत बढ़िया। है ना, देखो सवाल हर सवाल डीके और ग्रोथ की प्रॉब्लम होगी, ये तो हो गई, है ना। तो आपको नहीं करना है डायरेक्ट ऐसा, जब सवाल आए ना बोर्ड वगैरह में तो बिल्कुल ऐसे करना है। मैं आपको बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना, यहाँ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस दे रखा है, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा 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 होगा, है ना। ऐसा हो जाने के बाद मतलब m इज इक्वल्स टू c इंटू e की पावर -kt आने के बाद इनिशियली व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 कितना दे रखा है मास 27। हाँ यहाँ दे रखा है 27, है ना। इधर हमें समय 0 पर मास गिवन है, नहीं गिवन होता ना तो m0 ले लेता मैं, है ना, नहीं होता, लेकिन यहाँ दे रखा है। तो 27 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू e की पावर 0, ठीक है। तो कांस्टेंट की वैल्यू 27, तो अब ये ऐसा लिखेगा m इज इक्वल्स टू 27 इनटू e की पावर -kt। एक तरीके से ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ ना इसका, सोचो ये था जैसे ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, तो ये पर्टिकुलर हुआ ना, पर्टिकुलर कंडीशन है। अब इसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हम पूरी कहानी निकालेंगे, है ना। अब आगे क्या है, एट t इज इक्वल्स टू 3 घंटे बाद 3 आवर्स m इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है 8 ग्राम, सही बात है। हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। m 8 है और इधर 27 है, 8 और 27 को देखते ही आंखें चमकनी चाहिए आपकी। 8 और 27 क्या होते हैं, किसी के क्यूब होते हैं, तो हमें उसको क्यूब जैसा बनाना है। तो 8/27 इंटू e की पावर, बहुत ही बढ़िया है 3 बनाने के लिए, e की पावर -3k, समझ आ रहा है। तो 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू e की पावर -k का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ, है ना। क्यूब क्यूब कंपेयर हो गया, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ e की पावर -k हो जाएगा 2/3, तो e की पावर k क्या हो जाएगा 3/2 होगा।
क्योंकि e की पावर माइनस के को क्या लिखूंगा 1 अपॉन e की पावर के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो वो क्या हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से e की पावर के मेरा आना चाहिए 3/2 है ना। ये देखो छोटी छोटी कैलकुलेशन है, यहाँ हमें फंसना नहीं है ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर यहाँ फंस गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो e की पावर k का वैल्यू कितना आ गया 3/2। अब उसने क्या बोला एक और घंटे के बाद, तो 3 घंटे में एक और घंटा जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 3 + 1 4 आवर्स। तो उसने बोला 4 घंटे के बाद मास कितना रह जाएगा, ठीक है ना। तो m = 27 इंटू e की पावर माइनस के और 4 है ना, तो e की पावर माइनस के की पावर 4 है ना। तो ये m = 27 और e की पावर माइनस के कितना आएगा 2/3 का डाल देता हूँ है ना। ये तो e की पावर हमें तो e की पावर माइनस के से ही काम हो रहा है हमारा, तो हमने कन्वीनियंसी के लिए लिख दिया था वहाँ। तो e की पावर माइनस के क्या डालूंगा 2/3, तो 2/3 की पावर 4, तो 27 इंटू 2 4 8 16, 3 9 27 81, 16/3 ग्राम 4 घंटे के बाद। 16/3 का मतलब क्या होता है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, कमी हो रहा है ना। इनिशियली 27, 3 घंटे बाद 8 और 4 घंटे बाद और 8 से भी कम 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, ऐसे फ्रैक्शन में छोड़ दोगे तो बन जाएगा। आया समझ में 16/3 ग्राम आया। टाइम है क्या 5-10 मिनट, एक और हो जाएगा, एक लास्ट और कर। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन शब्द का मतलब भी क्या होता है टूटना है ना, टूटना मतलब, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम t, at any time t is proportional to its mass, is proportional to its mass at that time, is proportional to the mass at that time. Find the time, find the time, find the time during which, find the time during which original mass of 1.5 gram, find the time during which original mass of 1.5 gram will disintegrate, will disintegrate, will disintegrate into mass of 0.5 gram, into mass of 0.5 gram। सवाल आया समझ में, मतलब किसी मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट किस हिसाब से किस रेट से टूट रहा है वो क्या दे रखा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। तो मान लिया जाए वही m विद द मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट t है ना टाइम, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dm/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। मैं सीधे रिजल्ट पे आता हूँ, ये आता है यहाँ से m = c × e की पावर -kt। सहमत हो ना तो है ना, ये इतना, ठीक है ना। अब सवाल पढ़ते हैं, फाइंड द टाइम, हमें समय बताना है ड्यूरिंग विच ओरिजिनल मास, ओरिजिनल मास मतलब क्या था शुरुआत में मास, उसने क्या 1.5 मतलब 1.5 से आधा होने पे उसको कितना समय लगा। अच्छा तो 1.5 कब था, जब समय 0 था। अरे समय 0 पे 1.5 है वो, तो इनिशियली देखो इनिशियली when t is equals to 0, when t is equals to 0 क्या था m is equals to 1.5 है ना, तो लगाते हैं यहाँ पे 1.5 is equals to c into e की पावर 0, कांस्टेंट का वैल्यू आ गया 1.5। इतना आता है समझ में पक्का, तो यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पर लिखते हैं m is equals to 1.5 into e की पावर -k।
हाँ इतना आया समझ में? हाँ अब देखो, अब उसने क्या बोला, कितना टाइम, सुनो, कितना टाइम जब m कितना होगा 0.5, है ना? अरे आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। m की जगह हम 0.5 लिख देंगे, तो 0.5 इक्वल्स टू 1.5 इंटू ई की पावर माइनस kt। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ध्यान देना, 0.5 से 1.5 कितनी बार कटेगा? 3 बार, 3 बार। तो 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू ई की पावर माइनस kt, तो 1/3 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस kt, है ना? तो 1/3 इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस k की पावर t। समय निकालना है, इतना रहा समझ में? अच्छा, या फिर माइनस kt को आप ऐसे भी तो लिख ही सकते हो ना, 1/e की पावर kt, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई आपको मारेगा नहीं, है ना? नेगेटिव पावर है, नीचे ले जाकर, तो 1/e की पावर kt। तो फिर e की पावर kt क्या हो गया? 3। तो फिर t क्या हो गया? 1। आपको t निकालना है ना, समय निकालना है, समय बताओ। हाँ, अगर a की पावर x इक्वल्स टू m है तो ये क्या होता है? हाँ, अगर पूरा ही लिख दो kt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log 3। तो t कितना हो गया भाई? 1/k log 3। ये हो गया अपना आंसर। ऐसा अचंभित मत हो कि k के टर्म्स में क्यों आया, इंफॉर्मेशन ही नहीं थी ना। अरे तो k के टर्म्स में आएगा ना, उसने सिर्फ इतना पूछा कि 1.5 से आधा होने में कितना समय है। उसने ये नहीं दिया कि भाई 1.5 घंटे पहले उसका मास इतना था, 1 घंटे बाद उसका मास कितना हुआ, तो आधे घंटे बाद कितना होगा, ये नहीं दिया उसने, है ना? मास गिवन था, तो सिर्फ टाइम किसके फॉर्म में आएगा? k के टर्म्स में आएगा। सही बात है ना? टाइम किस टर्म्स में आएगा? k के टर्म्स में। तो ये आंसर आना चाहिए 1/k टर्म। समझ में आया? कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है? तो ये हो गई हमारी ग्रोथ एंड डिके प्रॉब्लम्स। अब हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन, वो होगी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब मैं आपको पहले उसका ना आइडिया दे देता हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। अभी जैसे मान लीजिए एक रूम टेम्परेचर है, मतलब एक रूम है, रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है और रूम का टेम्परेचर तो फिक्स होगा ना। मान लेते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और मुझे एक चीज़ है, उस चीज़ को मुझे ठंडा करना है। क्या करना है मुझे? उस चीज़ को ठंडा करना है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो चीज़ क्या होगी, उसका टेम्परेचर, उस चीज़ का टेम्परेचर क्या होगा ठंडा होने के लिए? कम होगा। चीज़ ठंडी कैसे होती है? अगर कोई 25 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसको फ्रिज में डाल दिया, डीप फ्रिज में डाल दिया, फ्रीजर में डाल दिया, तो 25 से वो 10 में हो जाएगी, 10 डिग्री सेल्सियस में। आधा घंटा मान लो, 1 घंटे और बाद वो कितना हो जाएगा? 4-5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये हम सीखेंगे उसमें कि किस रेट से कोई चीज़ ठंडी होती है। d(θ/dt) is directly proportional to थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पे ये थीटा नॉट मुझे क्या बताता है? रूम टेम्परेचर जो फिक्स रहता है। रूम टेम्परेचर फिक्स रहेगा और ये बदलेगा। अरे ये तो फिक्स रहेगा ना, कमरे का तापमान थोड़ा ना कोई बदल सकता है। कमरे के अंदर फ्रिज रखा है, वो बदल सकता है तापमान। समझ आ रही है? कमरे का तापमान तो वही रहेगा ना, अचानक थोड़ा ना इसमें बर्फ डाल के इसको बिल्कुल कमरे को ही ठंडा बना दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? रूम टेम्परेचर तो जो फिक्स रहेगी, ये चीज़ क्या होती है? थीटा नॉट, ये फिक्स रहने वाली, ये रूम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जो फिक्स रहेगा, ये सीखेंगे अपन कल अच्छे से, ठीक है? तो सेकंड एप्लीकेशन करेंगे इसकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फर्स्ट हो चुकी है हमारी, ठीक है? बाकी नेक्स्ट